Okay, dear students, welcome back again. Now we are going to learn some advancements related to discrete Fourier transform. DFT के बारे में कुछ एडवांस चीजें अब अपन सीखेंगे. लेट मी रिमाइंड यू, रादर रिवाइज कि DFT का कॉन्सेप्ट क्या है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? DFT का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने आपको बताया था कि x ऑफ n एक फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है जिसका अगर ट्रांसफॉर्म नेचुरली निकालें तो x e j ओमेगा होता है, लेकिन x e j ओमेगा से हम सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो हमने इसको सैंपल करा और सैंपल फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर करा. हमको मिला x ऑफ k. x of k has got all the genes related with DFS, but we cannot call it DFS because DFS periodic signals का होता है. और यहां पर ये जो मिला है ये अपीरियोडिक डिस्क्रीट सिग्नल का मिला है. तो इसको DFS कहने के बजाय हमने DFT बोलना शुरू कर दिया और ये मान लिया कि सपोज ये सिग्नल 0 से L-1 लेंथ का है, तो x ऑफ k जो आपको लेना चाहिए आफ्टर सैम्पलिंग ऑफ x e j ओमेगा वो 0 से n-1 k की वैल्यू के लिए होना चाहिए. और यहां पर जो कैपिटल N है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ योर ओरिजिनल सिग्नल. ये सारी बातचीत है. तो कुल मिलाकर एक तरह की ड्युअलिटी बन गई कि अब हम x ऑफ n को n इक्वल टू 0 से n-1 के बीच डिफाइन करेंगे एंड सिमिलरली x ऑफ k यानी DFT को k इक्वल टू 0 और n-1 के लिए डिफाइन करेंगे. It will be supposed to be absent outside this window and this should also be supposed to be absent outside this window. But mind you कि k की वैल्यू अगर आप इसके बियॉन्ड रखोगे तो x ऑफ k की वैल्यू तो आपको मिलेगी, बट इट विल बी रिपीटेशन बिकॉज ये बाय बर्थ पीरियोडिक है, इसमें पीरियोडिसिटी जन्मजात है. हैविंग सेड दैट एक एग्जांपल करते हैं. लेट अस फाइंड, राइट डाउन ए प्रॉब्लम. टू फाइंड discrete Fourier transform of a rectangular pulse. एक रेक्टेंगुलर पल्स का DFT निकालना है, यानी x ऑफ n is equal to 1 suppose for n greater than or equal to 0, less than or equal to 4 for example. यानी यहां पर लेंथ ऑफ द सिग्नल
5 है। इस x ऑफ n का वी आर सपोज टू फाइंड आउट x ऑफ k। होना तो इसका x e j ओमेगा चाहिए था, बट x e j ओमेगा को हमने त्याग दिया और एक नया ट्रांसफॉर्म अपनाया जिसको हम DFT कहते हैं। तो यहां पर जो n चूज करेंगे हम, इट शुड बी ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू 5। तो सपोज n इक्वल टू हमने 5 ले लिया। अगर n इक्वल टू 5 ले लिया तो फॉर्मूला लगाएंगे DFT का। We know that x of k is given by zero to n minus 1 e to the power minus j k। इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए ऊपर वाले प्रॉब्लम में। तो n इक्वल टू 0 to 4, x ऑफ n इस पूरी विंडो में 1 है और 0 अदरवाइज है। इसके बाहर 0 है क्योंकि रेक्टेंगुलर पल्स है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। राइट, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि x ऑफ n की वैल्यू 0 है आउटसाइड दिस विंडो, इसलिए यहां लिख देंगे अदरवाइज इट इज 0 एक्सेप्ट इन दिस विंडो। इसको सॉल्व कीजिए। इट्स अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट जीपी के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इट विल बी इक्वल टू इन द न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म 1 माइनस e to the power minus j 2 pi by 5 k into 5 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस e to the power minus j 2 pi by 5 and k alone because this is the common ratio। तो न्यूमरेटर तो आपका हो गया 0 upon 1 minus e to the power minus j 2 pi by 5 into k। But don't hurry to say that it will be 0 always। No, अगर इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 रखी जाए या 5 रखी जाए प्लस या माइनस में, या 10 रखी जाए या 5 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल रखा जाए, तो डिनोमिनेटर में भी ये 5 से ये 5 या 0 आने की वजह से ये बन जाएगा 0 अपॉन 0। जब ये 0 अपॉन 0 बनेगा उस सिचुएशन में
उस सिचुएशन में आप ये पाएंगे कि इसका आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट होना चाहिए। लेट अस सी उस सिचुएशन में क्या होगा। आप देखिए गौर से, यहां से लेके चलते हैं उदाहरण। सपोज k इज 0 हियर, तो ये बन जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू 4, 1 तो गया, और ये e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय 5, यहां 0 आ गया और n आ गया, तो ये बन जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू 4 के लिए हर जगह 1, यानी इट विल बिकम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स, तो ये आएगा इक्वल टू 5। नाउ इफ यू आर इंटेलिजेंट यू विल अंडरस्टैंड कि जब जब k की वैल्यू 0, 5, 10 कुछ भी होगी, तब तब 0 आंसर नहीं आएगा। इन x of k will be in this situation 5 when k is 0 or 5 or plus minus 5 or plus minus 10 dot dot dot, or it will be equal to 0 for k equal to 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे, 11, 12 एंड सो ऑन। तो 5 के जहां मल्टीपल आएंगे वहां पर x ऑफ k 5 देगा और अदरवाइज 0 देगा आपको। यानी अगर हमारा x ऑफ n ओरिजिनली ऐसा दिखता था, x ऑफ n ऐसा था हमारा, इट वॉज 1, 1 like this, 0, 1, 2, 3, 4, and these are all 1 because it's a rectangular pulse। तो इसका जो DFT होगा वो टिपिकली k की एक्सिस पर होगा और उसमें k इक्वल टू 0 पे 5 होगा, फिर 5 पे 5 होगा, 10 पे 5 होगा, इन बिटवीन 0, 0, 0, इधर भी 0, 0, 0, 0, और यहां पर समवेयर हियर -5 पे 5 होगा, यानी पीरियोडिक होगा। लेकिन DFT से नहीं कहते, DFT के लिए वी हैव टू डिफाइन द विंडो। तो हमारी जो विंडो होगी वो ये होगी, 0 से स्टार्ट होगी और जस्ट इसके पहले खत्म हो जाएगी। दैट इज k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 4, उसमें 5 एक बार ही आएगा। तो DFT भी निकाल लिया हमने इसका। तो इसका जो DFT है x of k will be 5 for k equal to 0 and will be equal to 0 for k equal to 1, 2, 3 and 4। इसके बियॉन्ड इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो रेक्टेंगुलर पल्स का DFT निकालना हमने सीख लिया। बाय द वे this problem is given in your book with an example. It's an solved example of your book, I suppose example 8.5, sorry 8.7।
8.7। एग्जाम्पल 8.7 को जाके देखिएगा, उसमें ये प्लॉट किया गया है। आप इसके करस्पॉन्डिंग, माई एडवाइस टू यू इज एक्स ई जे ओमेगा भी निकाल के देखिएगा, एंड यू विल लर्न सम अमेजिंग फैक्ट्स। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एज यूजुअल, जैसा कि हमने सारे ट्रांसफॉर्म्स के साथ इसी तरह से पढ़ाई की, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी, डीएफटी की प्रॉपर्टीज। And undoubtedly, first property is, as usual, linearity. It says something like this: let x1 of n has unnatural ट्रांसफॉर्म x1 के, जिसको डीएफटी बोलते हैं। देखो यहां पर ये नहीं लगा रहे, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारे इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। हम इसको डीएफएस की तरह नहीं ट्रीट कर रहे, हम इसको डीएफटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देन सपोज यहां पर जो n लिया है वो n1 है, यानी इसकी लेंथ सपोज n1 है, तो ऑब्वियसली मिनिमम इसकी लेंथ n1 होना चाहिए। सपोज x2 ऑफ n है, उसका डीएफटी x2 ऑफ k है और उसकी लेंथ या पीरियड n2 डिसाइड हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि n1 और n2 एक दूसरे के बराबर हो, इन दोनों में से कोई भी किसी से बड़ा हो सकता है। जो भी बड़ा होगा उसको आधार बनाएंगे, यानी विल फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ n1 एंड n2, और जो भी n1 n2 में मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, उसको हम n3 कॉल कर देते। सपोज n2 इज ग्रेटर देन n1, सो n2 की वैल्यू n3 में शिफ्ट हो जाएगी। यानी अब जो हम ओवरऑल डीएफटी निकालेंगे, दैट इज x3 ऑफ n हमने डिफाइन करा, सम कांस्टेंट a x1n प्लस b x2n, यानी स्केलिंग एंड एडिटिविटी दोनों को मिलाकर x3 ऑफ n बनाया। और ऑब्वियसली x3 ऑफ n को प्रिपेयर करने के लिए लेंथ n3 ली, और n3 n1 n2 में से जो बड़ा है उसके बराबर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर n2 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल n1 was 5, n2 was 8, उदाहरण के लिए। तो यहां पर जो लेंथ लेंगे n3 वो 8 लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, यहां पे 8 लेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि एक सिग्नल तो पूरा 8 तक ऑक्यूपाइड है, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये तो 5 पे ही खत्म हो जाएगा 0 से 4 में। तो 0 से 4 के ऑनवर्ड्स जहां पे सिग्नल खत्म हो जाएगा, वहां पर इट विल बी ऑगमेंटेड बाय डॉट्स।
तो डॉट्स लगा देंगे उसके साथ एक्स्ट्रा, सो दैट इसकी लेंथ भी 8 हो जाएगी और उसकी लेंथ तो ऑलरेडी 8। तो जब किसी सिग्नल को बढ़ाना होता है अपनी तरफ से तो उस पे 0 पैडिंग करते हैं, 0 पैडिंग, यानी जब वो सिग्नल खत्म हो जाता है तो उसके आगे डॉट 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 यानी 0 0 0 के सैंपल्स ऑगमेंट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो x3 ऑफ n अब बन गया कंबाइंड वर्जन। इसका DFT अगर हम निकालें तो DFT आएगा x3 ऑफ k, ऑफ कोर्स उसके लिए n3 चूज करेंगे, इक्वल टू बनेगा a x1 ऑफ k। अब ये जो x1 ऑफ k होगा ये भी 8 सैंपल्स वाला होगा फॉर एग्जाम्पल, प्लस ये भी 8 सैंपल्स वाला होगा, यानी यहां पर इसका n1 अब जानबूझकर बढ़ा करके 8 बनाएंगे, इसका भी n2 जानबूझकर, ऑलरेडी 8 है इस प्रॉब्लम में तो अगर छोटा होता तो बड़ा बनाते 0 पैडिंग करके। ये प्रॉपर्टी यहां पर परफेक्टली फॉलो होती है, और क्योंकि फॉलो होती है इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट DFT is a linear ऑपरेशन। DFT एक लीनियर ऑपरेशन है, कह सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग इट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी is very interesting. Second property is called circular shift. देखिए, एक होता है लीनियर शिफ्ट, और यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो सर्कुलर शिफ्ट का। रीजन ये है कि x ऑफ n ओरिजिनली फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, और साथ साथ ए पीरियोडिक भी है, डिस्क्रीट भी है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सब्जेक्ट ही हमारा डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग है। तो ये एक जगह शुरू होकर खत्म हो जाता है। मकसद कहने का ये कि फॉर एग्जाम्पल x ऑफ n ऐसा था ओरिजिनली, सपोज करो इट वॉज 3 2 1 एट 0 1 2 3, उसके आगे डॉट 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 0 होता सब। तो ये हमारा x ऑफ n है, ये हमारी n एक्सिस है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। अब पिछले वक्त में जब हम इसको शिफ्ट कराते थे, और शिफ्ट कराते थे x ऑफ n माइनस m करके, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको मिलता था x e j ओमेगा ओरिजिनल वाले के साथ e टू द पावर माइनस j ओमेगा m। अब क्या होगा, अब हम x ऑफ n की जोड़ी बना चुके हैं, उसका रिलेशनशिप एडॉप्ट कर चुके हैं x ऑफ k के साथ, और किसी व्यक्ति ने अगर इसकी सैंपलिंग करा दी तो मिल जाएगा e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय n km और x ऑफ k, ये मिल जाएगा। नाउ आवर क्वेस्ट इज, तो फिर यहां क्या मिलेगा? व्हाट विल वी गेट हियर? विल वी गेट अगेन x ऑफ n माइनस m simply, which is shifted version of this by m samples. For example, m was
3। तो जब हम इसका x ऑफ n माइनस 3 लेते थे तो ये पूरा सिग्नल शिफ्ट होता था। और कैसे शिफ्ट होता था? जहां पर 0 है, जहां पर 0 है वहां पर अब आ जाता है 3, 4, 5 और उसके पहले 0, 0, 0, 0। तो 0, 1, 2 यहां आ जाता है। ये बन गया आपका x ऑफ n माइनस 3। इट्स कॉल्ड लीनियर शिफ्ट, क्योंकि लीनियरली सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ गया। अब सवाल ये है कि ये करने के बाद क्या हमको फिर से लीनियर शिफ्ट मिलेगा? अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि x ऑफ k में जब हम चले जाते हैं तो हिडन तौर पर ये भी पीरियोडिक हो जाता है अंदर ही अंदर। और अगर ये पीरियोडिक हो जाता है और किसी पीरियोडिक सिग्नल को शिफ्ट करें तो विंडो कभी खाली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने x ऑफ k बना लिया होगा तब आपका x ऑफ n ऐसा बन गया होगा, लाइक दिस 3, 2, 1 ओरिजिनली, लेकिन पीरियोडिक बनने के कारण फिर वापस से 3, 2, 1 अगेन 3, 2, 1, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर। यहां पर हमने n इक्वल टू 3 ले लिया है। एग्रीड? इधर भी भर जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। 3, 2, 1, -1, -2, -3 और ये पूरा पिक्चर भरा होगा। लेकिन हमारा सिग्नल अभी भी कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन दिस विंडो। इस विंडो में अभी भी है 0 से, इस विंडो में अभी भी हमारा x ऑफ n जीवित है, अभी भी जीवित है। लेकिन अब अगर आपने इसके करस्पॉन्डिंग जो x ऑफ k है उसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, ये वाले फैक्टर से, तो अब शिफ्टिंग ओरिजिनल वाले में नहीं होगी, इस वाले में शिफ्टिंग नहीं होगी। अब शिफ्टिंग इसमें नहीं होगी, अब शिफ्टिंग इसमें होगी। और जैसे इसमें शिफ्टिंग होगी 2 या 3 की या 4 की, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो सिग्नल जब इधर से आगे बढ़ेगा तो इधर से अंदर जाएगा। यानी जब 1 इस विंडो से बाहर जाएगा तो 1 इस विंडो में अंदर आएगा, जब 2 इस विंडो से बाहर जाएगा तो 2 इस विंडो के अंदर आएगा, और 3 जब इस विंडो से बाहर जाएगा ये वाला तो 3 इस विंडो में वापस आएगा। यानी इस विंडो में से 0 to n-1 की विंडो में से जो भी सैंपल उदाहरण के लिए बाहर निकलेगा वो दूसरी तरफ से अंदर जाएगा। सो इट्स ए काइंड ऑफ circular movement. So whatever goes away from our eye, it comes back from the other side. इस शिफ्टिंग को सर्कुलर शिफ्टिंग कहते हैं। तो आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा कि जब आप x ऑफ k को मल्टीप्लाई कराएंगे e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय n km से, तो आपको टाइम डोमेन में लीनियर शिफ्टिंग के बजाय सर्कुलर शिफ्टिंग मिलेगी। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सर्कुलर शिफ्ट। आई होप आई एम क्लियर टू यू, बिकॉज अब हम डीएफटी में शिफ्टिंग करा रहे हैं, नॉट रादर इन डीटीएफटी। डीटीएफटी में करते तो लीनियर शिफ्ट होता, क्योंकि हम डीएफटी के द्वारा काम कर रहे हैं और वो हिडन तौर पर पीरियोडिक है, तो हमको पीरियोडिसिटी के कारण लीनियर शिफ्टिंग का इफेक्ट ना मिलते हुए सर्कुलर शिफ्टिंग का इफेक्ट मिलेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इफेक्ट ऑफ
सर्क्यूलर शिफ्टिंग, सर्कुलर शिफ्टिंग आपको मिलती चली जाएगी। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इसके आगे का फिर अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। इट्स ऑलरेडी 30 मिनट लॉन्ग लेक्चर। थोड़ा सा ब्रेक लेके अगला लेक्चर शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।